हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके काफ़ी समय बाद तक इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी रहा था। इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में जो कंट्री होती है वो अपनी इकोनॉमी को ओपन रखती है बाकी कंट्रीज़ के लिए, लेकिन इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमी रखी थी। तो भाई बहुत ही लिमिटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे और सारा जो भी सिस्टम चलता था एक कंट्री के अंदर ही चलता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी लागू कर दी गई थी 1991 में, और इसमें सब 3 मेजर पॉइंट्स थे हमारे। पहला था हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो चीज़ें थी, लिबरलाइजेशन में ऐसा किया गया था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था कंट्री पे उसे कम कर दिया गया था। काफ़ी सारी, जैसे स्टार्टिंग में हर कोई भी बिजनेस सेटअप करता है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत हुआ करती थी, तो लाइसेंस की ज़रूरत को कम कर दिया था। और ऐसी काफ़ी सारा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का हट गया था काफ़ी सारी चीज़ों में से। प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी, उन सबको काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। पब्लिक सेक्टर्स के प्राइवेट सेक्टर में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन में हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ही ओपन कर दिया था पूरा, कि लोग आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे और अपनी कंपनी सेटअप कर सकते थे, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और इंडिया को भी फ़ायदा हो। तो अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी, ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी कि हमें एकदम से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करनी पड़ी। तो इसमें पहला तो ये था कि इंडिया के पास बहुत ही कम फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, काफ़ी बहुत लिमिटेड फॉरेन मनी बचा हुआ था, जिससे वो कुछ हफ्तों का ही या कुछ हफ्तों का ही इंपोर्ट कर पाती। तो सफिशिएंट इंपोर्ट नहीं कर पाती तो कंट्री के लिए दिक्कत हो सकती थी। इसलिए एक तो रीज़न ये था कि उनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करनी पड़ी। और जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे या वेलफेयर में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी। जितना इनकम नहीं हो रही थी उससे ज़्यादा वो वेलफेयर में लगा रही थी। तो इस वजह से हमारा रिजर्व बहुत कम होता जा रहा था। और जो सिस्टम था जॉब्स का, तो जॉब्स सफिशिएंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट के थ्रू। इतनी जॉब्स गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा था जितनी की ज़रूरत थी, और जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, तो वो था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। जो हमारे पास पैसों की कमी हो गई थी, क्राइसिस पड़ गए थे पेमेंट के, तो इसको कंट्रोल करना एक ऑब्जेक्टिव था। और एम्पावरमेंट करना था प्राइवेट सेक्टर्स को। इसमें था कि प्राइवेट सेक्टर्स को पावर देनी थी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। अट्रैक्ट करना था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और फॉरेन के लोगों की जैसे वैल्यू जो है अभी के टाइम पे इंडिया की करेंसी से ज़्यादा होती है, जैसे यूएसए की करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से ज़्यादा है। तो अगर बाहर के लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आ सकता है इंडिया में। तो इसलिए अट्रैक्ट करना था उन्हें फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को, और ग्लोबल इंटरेक्शन करना था। अब लिबरलाइजेशन जो था, इसमें सबसे पहला तो उन्होंने लाइसेंस राज जो था, पहले कोई भी छोटी से छोटी कोई बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता था, लाइसेंस चाहिए होता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था। ऑलमोस्ट सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लग गई थी, और जो छोटे मोटे बिजनेस थे वो बिना लाइसेंस के भी वो लोग रन कर सकते थे। और बैंक को जो थी फ्रीडम दी गई थी, बैंक्स को और फाइनेंशियल सेक्टर्स को फ्रीडम दी गई थी, उनके रूल वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में रिलैक्सेशन मिल गया था। अब प्राइवेटाइजेशन जो था, प्राइवेटाइजेशन में तो सबसे पहली चीज़ यही थी कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे सेक्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ सेक्टर्स का जो था कि गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को सेल कर दिया था प्राइवेट सेक्टर्स को, और कुछ में पार्टनरशिप हो गई थी, जिस वजह से प्राइवेटाइजेशन का मेन चीज़ ये था कि जब लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू कंपनीज को चलाना शुरू किया और करना शुरू किया, तो लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है इंसान। तो क्योंकि हर इंसान ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इसलिए वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता था। और क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से लाइसेंस वगैरह में छूट मिल गई थी तो काफ़ी सारी कंपनीज खुलते जा रही थी। अब काफ़ी सारी कंपनीज खुल रही थी तो लोगों एक दूसरे से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। कॉम्पिटिशन बढ़ने से क्या हुआ कि लोगों ने अपनी क्वालिटी बेटर करी, किसी ने रेट थोड़े सस्ते करे, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोगों में कॉम्पिटिशन बढ़ा और इंडिया ने खुद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इकोनॉमी में।
और फिर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में जो था कि जो ग्लोबलाइजेशन को में ये था कि इंडिया ने इंडिया ने बाकी जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं उनको ये अलाउ कर दिया था कि आप वो इंडिया में आके अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, जिससे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड हुई। इंडिया में काफ़ी सारे जॉब ऑप्शंस खुल गए थे, क्योंकि फॉरेन के लोग जब इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे थे तो फॉरेन रिजर्व भी इंडिया का बढ़ रहा था। और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने काम किया। ग्लोबलाइजेशन ने कुछ चीज़ें और कंट्रीब्यूट ये किया था कि पहले तो ये कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई थी, आउटसोर्सिंग बढ़ गई थी, जो आजकल कॉल सेंटर वगैरह की जॉब होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और कल्चर का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लग गया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कल्चर का इफेक्ट ऐसे पड़ गया जैसे कि आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा छा रहा है और इंडिया का कल्चर भी इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अब आउटकम्स क्या आ रहे थे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, तो ग्रोथ जो थी जीडीपी में देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और फॉरेन कैपिटल का फ्लो हमारे पास बढ़ रहा था, हमारा फॉरेन कैपिटल हमारे पास आ रहा था। आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई थी, आउटसोर्सिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। और कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिल गई थी, उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं रही। पहले जो था कि इंडिया में ही जो बन रहा था सिर्फ उतना ही इंडिया के कस्टमर ले सकते थे, लेकिन जब फॉरेन की कंट्रीज़ ने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस बढ़ गई कि ये नहीं तो हम ये ले सकते हैं, ये सस्ता दे रहा है, ये महंगा दे रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पर। अब हर चीज़ की देखो कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है तो कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अब इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दिक्कत क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड थी सिटीज़ के लिए, तो जो अर्बन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थी, तो रूरल एरियाज़ का उतना डेवलपमेंट इसकी वजह से हो नहीं पाया। और जो अमीर लोग थे पहले से जो अमीर थे वो और भी ज़्यादा अमीर होने लग गए, लेकिन जो गरीब लोग थे उन पर इतना कोई असर नहीं हुआ इसका। तो यही कुछ चीज़ें थी जो एनईपी की वजह से जो उनको थोड़ा सुधारनी चाहिए थी। अब फाइनली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या हुआ, जब पहले इंडिया क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था वो एक ओपन इकोनॉमी बन गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ा, जॉब्स क्रिएट हुई। लेकिन एक चीज़ हुई, जॉब्स तो क्रिएट हुई लेकिन अभी भी उतनी सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट नहीं हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद भी इतनी सफिशिएंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाए थे जितने की इंडिया में ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया में ऑफकोर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जॉब्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जबकि इतनी जॉब्स बनती नहीं है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बावजूद भी। और काफ़ी सारा कल्चर का एक्सचेंज हुआ, फॉरेन रिजर्व हमारे पास बढ़ा, और इसी तरह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको होप पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।